वन वेलकम वेलकम अमृता आईक्यू स्टडीज। कैसे हैं आप लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने नए चैनल का शुभारंभ किया है, यानी नया चैनल आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट किया है। खास तौर पे एमपीपीएससी जो 19 जून को प्रीलिम्स होने वाली है उसको देखते हुए हमने ये चैनल का मकसद रखा है कि हम आपके हर एक पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइजन कराएं। रिवीजन की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे परीक्षा धाम बुक की, जो यूनिट 7 के लिए हमने परीक्षा धाम की बुक यूनिट 7 के लिए है, उसका पूरा बुक का हम रिवीजन करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से। वीडियोस के माध्यम से हमारा रिवीजन करने का मकसद ये है कि आपकी हर एक चीज़ को हम अच्छे से आपका रिवीजन कराएं, हर एक पॉइंट्स को बेहतर तरीके से आपको बताएं और आपका समय ज़्यादा न खराब होते हुए हम आपके हर एक पॉइंट्स को, हर एक चीज़ों को बहुत आसान तरीके से, ताकि आप चलते फिरते या कुछ भी अदर काम कर रहे हैं तो अगर आप वीडियो मोबाइल में या कुछ भी करके वीडियो देख रहे हैं तो आपका रिवीजन जल्दी जल्दी फटाफट हो सके। यानी आपको यूनिट 7 रिवीजन करने में मुश्किल से आपको 5 से 6 घंटे लगने चाहिए, हमारा यही मकसद है। तो हम बात करेंगे आज इसी प्रीलिम्स को देखते हुए, हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी की। हमने आज फर्स्ट वीडियो आपके लिए जो परीक्षा धाम बुक से लेकर आए हैं वो है रक्षा प्रौद्योगिकी। अक्सर लोगों को इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना। अब आप सभी को पता है रक्षा की बात आ गई तो हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा जो अहम बात होती है कि हमारी जो रक्षा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। थल सेना हो गई, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। अगर हम बात करें रक्षा की तो थल में कौन कौन सी चीजें रक्षा करती हैं? थल सेना में हमारी आती हैं मिसाइल और युद्ध टैंक। थल सेना में हमें कौन कौन सी सुरक्षा प्रदान करते हैं? मिसाइल और युद्ध टैंक। जैसे ही आप ये चैप्टर का फर्स्ट पेज ओपन करोगे, इस चैप्टर में आपको यही देखने के लिए मिलेगा, थल सेना में मिसाइल और युद्ध टैंक आपको देखने को मिलेंगे। वायुसेना में आपको लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को पढ़ना है। नौसेना की बात करें, नौसेना में पनडुब्बी और युद्धपोत आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं मिसाइल की। ये मिसाइल किसमें मैंने आपको बताया? ये थल सेना में बताया। मिसाइल का हम किस प्रकार से विभाजन करके उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला मिसाइल के प्रकार जानेंगे कि क्वेश्चन पूछ सकता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। जैसा वेटेज आप देख रहे हैं कि जो अभी के नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं तो इनका वेटेज हमेशा से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपको इसमें बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार पेपर हुआ उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर में अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। पथ के आधार पर बात करते हैं। मिसाइल के प्रकार में हम पथ के आधार पर बात करेंगे, पथ के आधार पर। दूसरा, मारक क्षमता के आधार पर बात करेंगे और स्थान के आधार पर गति, यानी गति को मैक से नापा जाता है, संख्या के आधार पर हम इसको विभाजन करेंगे। साथ ही भारत की प्रमुख मिसाइलों के बारे में जानेंगे। साथ ही क्या करेंगे, भारत की प्रमुख मिसाइलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैसे अग्नि हो गया, ब्रह्मोस हो गया, पृथ्वी हो गया, नाग हो गया, त्रिशूल, प्रहार, सागरिका और निर्भय। इन सभी मिसाइलों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, इस पूरे अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल अभी लेटेस्ट ही स्टार्ट हुआ है सिर्फ आप लोगों की परीक्षाओं को देखते हुए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। अब बात करते हैं पथ के आधार पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिसाइल की अगर हम बात करें तो पथ के आधार पर हमें अध्ययन करना है। पथ के आधार पर हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे? पथ के आधार पर हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे? पहला, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। क्रूज मिसाइल क्या होता है? हम पथ के आधार पर जब बात करते हैं तो हम जानेंगे कि पथ के आधार पर हमें दो प्रकार की मिसाइलें देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी क्रूज मिसाइल और एक मिलेगी बैलिस्टिक मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य को क्या करती है? खोज कर प्रहार करती है। क्रूज को कैसे याद रखेंगे कि क्रूज मिसाइल किस प्रकार से प्रहार करती है? याद रखिए, क्रूज थोड़ा थोड़ा आपको क्रोध की तरह लग रहा होगा, ठीक है? क्रूज और क्रोध सिमिलर वर्ड्स हैं,
तो क्रोध में हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा दुश्मन होता है हम उसे खोज कर प्रहार करते हैं। तो क्रूज भी वही करती है। क्रूज क्या करती है, अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करेगी। क्रूज मिसाइलें पृथ्वी की सतह के समान चलती हैं। अब क्रूज मिसाइल क्या होती है, अब क्रूज मिसाइल ये हो गई हमारी पृथ्वी का सतह, और क्रूज मिसाइल क्या करेगी, अगर यहाँ पे दुश्मन है तो वो ऐसे उसको खोज खोज कर प्रहार करेगी, यानी पृथ्वी की सतह पर ही चलेगी, ये आकाश में नहीं जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी के सतह सतह पर ही चलती है इस प्रकार से। ये हो गई बात हमारे क्रूज मिसाइल के चलने की। क्रूज मिसाइल किस प्रकार से प्रहार प्रहार करेगी, पृथ्वी के समान ही चलती है। इन मिसाइल का आकार छोटा और क्षमता कम होती है। ये मिसाइलें कम मात्रा में विस्फोट को ले जाने में सक्षम होती हैं। इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्रूज मिसाइल में किसका प्रयोग होता है, तो जेट इंजन का प्रयोग होता है। उदाहरण ब्रह्मोस, सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा ब्रह्मोस। और ये याद रखना है कि ब्रह्मोस हालांकि न्यूज में काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती है, तो ब्रह्मोस आपको याद रखना है कि क्रूज मिसाइल में सबसे, जो ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, और इसमें क्या होता है, जेट इंजन लगा होता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई किसकी, क्रूज मिसाइल की। अब बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को दागने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी पहले से फिक्स किया गया है कि ये आपका पॉइंट है और आपको यहाँ प्रहार करना है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो पहले से लक्ष्य निर्धारित होती हैं और वहीं पर जाकर प्रहार करती हैं। लेकिन हमने देखा कि जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो अपने दुश्मन को, ये इसका दुश्मन है और इसको ऐसा खोज खोज कर प्रहार करेंगी। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ जाने के बाद हवा एक चंद्राकार पथ का अनुसरण करती है। अब जैसे आपने कभी कभी देखा होगा या टीवीज में देखा होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल जब छोड़ी जाती है तो कैसा होता है, हवा में एक अर्धचंद्राकार से आकृति आपको देखने को मिलेगी। किस प्रकार से, हवा में इस प्रकार से आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइलों का आकार बड़ा व क्षमता अधिक होती है। बैलिस्टिक मिसाइलों में क्या होता है, इनका आकार काफी बड़ा होगा और क्षमता भी अधिक होगी। यह मिसाइलें बड़ी मात्रा में विस्फोट ले जाने के लिए सक्षम होती हैं। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उसमें किस इंजन का प्रयोग होगा, उसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होगा। रॉकेट इंजन का प्रयोग किसमें होगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स में होगा। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। उदाहरण अग्नि, उदाहरण क्या, अग्नि। तो इतनी बातें आपको डिफरेंस समझ में आया, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइलों में आपको डिफरेंस समझ में आ गए। चलिए फिर से एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मेरा मकसद यही हुआ है कि आप इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत पड़े, तो सिर्फ आप रिवीजन करने के लिए दोबारा रखें ताकि आपको इसमें दोबारा काम करने की जरूरत ना पड़े। तो क्रूज मिसाइल फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला तो इसमें जेट इंजन होता है, ये सभी को याद रखना है। दूसरा, ये अपने दुश्मन को खोज कर प्रहार करती हैं। ठीक है, तीसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्रह्मोस। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये किसी पूर्व निर्धारित, इनका पहले कोई भी एम फिक्स कर दिया जाता है, उसी पे इनको प्रहार करना होता है। एक अर्धचंद्राकार के रूप में प्रहार करती है। ठीक है, यानी यहां से निकली और यहां पर जाकर प्रहार करेंगी। यह मिसाइल बड़ी मात्रा में विस्फोट ले जाने में सक्षम होती है। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा इंजन होगा, रॉकेट इंजन होगा। और उदाहरण अग्नि, उदाहरण कौन सा है, अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है, ये क्रूज मिसाइल है। इतनी बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ सकते हैं क्या। इतने पॉइंट्स में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इनकी दूरी या मारक क्षमता के आधार पर। दूरी या मारक क्षमता के आधार पर जब हम बात करें तो हमने देखा कि कम दूरी वाली मिसाइलें होती हैं, उनका रेंज 300 से 1000 किलोमीटर होगा। अब ये कम दूरी वाली मिसाइलें कौन कौन सी हैं, हमें मेन चीज याद रखनी है, इनके उदाहरण। इनके उदाहरण याद है, हमें एग्जाम में इनके उदाहरण ही पूछा जाएगा। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कम दूरी वाली मिसाइलों की रेंज बताइए या ऐसा कुछ बताइए, मारक दूरी क्षमता के आधार पर कितनी प्रकार की मिसाइलें होती हैं, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कम दूरी वाली मिसाइलें 300 से 1000 किलोमीटर तक की होती हैं। उदाहरण अग्नि 1, पृथ्वी 3 और सौर्य मिसाइल, ये कम दूरी वाली मिसाइलें होती हैं। तो कौन कौन सी हैं, अग्नि 1,
पृथ्वी 3 और सौर मिसाइल, ये कम दूरी वाली आपको मिसाइलें देखने को मिलेंगी। मध्यम दूरी वाली मिसाइलें, इनका रेंज 1000 से 300 किलोमीटर होता है और अग्नि 2 मध्यम दूरी की मिसाइल में ही आती है। मध्यवर्ती दूरी वाली मिसाइल 3000 से 500 किलोमीटर है। उदाहरण की बात करें, अग्नि 3, K4, ब्लू स्ट्रीक ध्यान रखिएगा ये है ब्रिटेन की। तो ब से ब्लू और ब से ब्रिटेन ऐसे याद रखना है। ब से ब्लू और ब से ही ब्रिटेन हो जाएगा। तो हमें याद रहेगा कि ब्लू स्ट्रीक कहाँ की मिसाइल है, ये ब्रिटेन की मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय वाली मिसाइल, इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है और अग्नि 6 इसी रेंज में आने वाली है जो अभी विकसित हो रही है। तो हमारी अग्नि 6 किस में आने वाली है, अंतर महाद्वीपीय दूरी वाली मिसाइल बनने वाली है और इनकी मारक क्षमता जो होती है वो 5000 किलोमीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। इसमें इस पेज में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं और स्थान के आधार पर बात करते हैं। स्थान के आधार पर जब हम बात करेंगे तो हमने देखा स्थान के आधार पर हमें देखने को मिलती है 3 प्रकार से, जमीन से जमीन, जमीन से हवा और हवा से हवा। जमीन से जमीन कैसा, ये जमीन से गई और ये से जमीन में ही कहीं पर प्रहार करेंगी। हवा जमीन से हवा यानी ये जमीन से उठी और कुछ इस प्रकार से आपको प्रहार करते हुए दिखेंगी। हवा से हवा यानी ये हवा में ही आपको निकलेंगी और हवा में ही प्रहार करेंगी, कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो जमीन से जमीन, अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछेगा, हमसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी मिसाइल जमीन या ऐसा कौन सा स्थान के आधार पर मिसाइलों को कितने आधार पर बांटा गया है, ऐसा नहीं पूछेगा। हमसे पूछेगा कि पृथ्वी किस प्रकार से प्रहार करने वाली मिसाइल है, जमीन से जमीन, जमीन से हवा, हवा से हवा या फिर कुछ इनमें से कोई नहीं। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। तो हमें याद रखना है कि जमीन से जमीन मारने वाली जो मिसाइल है वो कौन सी है, पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, धनुष है और प्रहार है। मैंने आपको ब्रह्मोस के बारे में अभी बताया कि ब्रह्मोस में कौन सा होता है, जेट इंजन होता है। ठीक है, और यह अपने दुश्मन को क्या खोज कर प्रहार करती है। ठीक है, धनुष और प्रहार ये 5 आपको मिलेंगी किससे, जमीन से जमीन पर मार करने वाली। पृथ्वी अग्नि, मेरे साथ आप बोलिए, पृथ्वी अग्नि ब्रह्मोस धनुष प्रहार, पृथ्वी अग्नि ब्रह्मोस धनुष प्रहार। हवा जमीन से हवा की बात करते हैं। जमीन से हवा की जब हम बात करें तो जमीन से हवा में कौन कौन सी आएगी, त्रिशूल और आकाश। ये याद करना बहुत आसान है। अब बताइए, आप सभी लोगों ने त्रिशूल तो देखा ही होगा। त्रिशूल किस प्रकार से आपका वर्क करता है, तो हमने ये त्रिशूल लिया जमीन से और ये हवा में मारा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हम मारते हैं। तो जमीन से हवा, ध्यान रखिएगा, त्रिशूल आएगा और हवा कहाँ बहती है, आकाश में। तो हम आकाश से याद रखेंगे। तो त्रिशूल और आकाश हमारे जमीन से हवा में प्रहार करने वाले मिसाइलें हैं। हवा से हवा में हमारा एक ही आएगा और वो है अस्त्र। अस्त्र को हम हवा से हवा में प्रहार करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। फटाफट रिवीजन करना है। हमारा मकसद ये है कि हमारे 19 जून को जो पेपर होने वाला है, हमसे इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके लिए हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको लेकर चल रहे हैं। अब बात करते हैं मैक संख्या या गति के आधार पर। मैक संख्या क्या होता है, अब बात करते हैं मैक संख्या क्या होता है। तो मैक संख्या की बात करते हैं। सबसोनिक मिसाइल, इन मिसाइलों की चाल ध्वनि की चाल से कम या 1 मैक संख्या में से कम होती है। मैक संख्या क्या होता है, सबसोनिक मिसाइलें, इन मिसाइलों की चाल ध्वनि की चाल से कम 1 मैक से कम होती है। सबसोनिक मिसाइलें कौन सी होती हैं, सबसोनिक वो होती हैं जिनकी चाल ध्वनि से कम यानी 1 मैक से कम होती है। उदाहरण की बात करते हैं, निर्भय भारत का है, टॉमहॉक अमेरिका का है और एक्सोलोस फ्रांस का है। सुपरसोनिक मिसाइल, इन मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से अधिक या 1 मैक संख्या से अधिक होंगी। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होंगी, जिन मिसाइलों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक या 1 मैक संख्या से अधिक होगी उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। और ब्रह्मोस हमारा कौन सा है, ब्रह्मोस हमारा सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस हमारा किस प्रकार का मिसाइल होगा, सुपरसोनिक मिसाइल है।
ठीक है। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो 1 मैक संख्या से अधिक है। अब हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल, अब ब्रह्मोस का आपका जिक्र बार बार आया है तो इसको अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, या जो जिस तरह याद हो उस तरह याद करना। ब्रह्मोस आपको याद होना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इन मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना या 5 मैक संख्या से अधिक होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल हम उन मिसाइलों को कहेंगे जिनकी संख्या 5 गुना ध्वनि की चाल से 5 गुना या 5 मैक संख्या से अधिक होंगी। हम उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। क्लियर हुआ? भारत में ब्रह्मोस 2 का जो विकास हो रहा है वो इसी श्रेणी पर हो रहा है। ठीक है, तो फिर से आया ब्रह्मोस, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ब्रह्मोस आपको याद होना चाहिए। लिख लो, पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी करके इसको याद कर लो। मैक संख्या, बात करते हैं मैक संख्या क्या होता है। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल या उसकी उसी माध्यम में ताप व दाब, उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस माध्यम में उस वस्तु की मैक संख्या कहते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा आपको याद नहीं रखना है। मैक संख्या आपसे इससे पूरी डिफिनेशन नहीं पूछेगा। मैक संख्या माध्यम, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल अनुपात किसी माध्यम में चाल की पिंड बराबर, यदि एक मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल सुपरसोनिक होगी, मैंने आपको जैसे बताया। अगर 5 से अधिक है तो हाइपरसोनिक होगी, 1 से कम है तो सबसोनिक होगी। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम अपने मेन मुद्दे में। मेन मुद्दा है कि हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। भारत की प्रमुख मिसाइलें, भारत की प्रमुख मिसाइलें, यानी पहला हमारा बात करना है पृथ्वी की। आपकी स्क्रीन पर फोटो आ रही होगी और ये है पृथ्वी की फोटो। ठीक है, सतह पर मार करने वाली है पृथ्वी, सतह से सतह पर मार करने वाली है। इंपॉर्टेंट बात ये है, कैसे याद रखना है आपको, पृथ्वी जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? पृथ्वी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मैंने बैलिस्टिक मिसाइल में एक और चीज बताई थी, पृथ्वी और अग्नि को भी बताया था। तो अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ठीक है, इसका प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर से किया गया था। इसके 3 संस्करण हैं। 3 संस्करण आपसे पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसको तीनों संस्करण आपको याद होने चाहिए। पृथ्वी 1 यह थल सेना का संस्करण है। पृथ्वी 1 थल सेना का संस्करण है। पृथ्वी 2 वायु सेना का संस्करण है और पृथ्वी 3 नौसेना का संस्करण है। तो हम कैसे याद रखेंगे? पृथ्वी 1 थल सेना का संस्करण है, पृथ्वी 2 वायु सेना का संस्करण है, पृथ्वी 3 ये नौसेना का संस्करण है। ठीक है, तो पहले हमारा आता है थल, फिर वायु और फिर नौ। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं इसको याद कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो भी काम होता है हम थल पे अपना काम करते हैं, यानी जमीन पे अपना काम करते हैं। तो पृथ्वी 1 सबसे पहले होगी वो थल सेना पर होगी, पृथ्वी 2 वायु सेना का संस्करण है और पृथ्वी 3 ये किसका? नौ सेना का संस्करण है। तो हमें याद करना है पृथ्वी की 3 संस्करण है। 3 संस्करण में पहला है हमारा थल सेना का, दूसरा है वायु सेना का और तीसरा आता है हमारा नौसेना का। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अग्नि की बात करते हैं। भारत की लंबी दूरी तथा इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो मैंने अभी आपको बताया भारत की प्रमुख मिसाइलों में पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार की मिसाइलें हैं? बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जमीन से जमीन पर मार कर सकने वाली मिसाइल है। अब पृथ्वी जो मिसाइल है वो जमीन से जमीन पर मार करती है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जो अग्नि है, सॉरी अग्नि की मैं बात कर रही हूँ, जो अग्नि मिसाइल है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसको याद कैसे करेंगे? अब आप बताइए, जो अग्नि है जब आग लगती है तो ये क्या जमीन से जमीन पूरे खेतों में फैल जाती है। तो ऐसे याद रखना है कि अग्नि जो मिसाइल है वो जमीन से जमीन पर प्रहार करते वक्त जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। ठीक है, अग्नि 4 रडारों के पहुंच से बाहर होगी। इसका 5 संस्करण है। अग्नि के 5 संस्करण है, याद रखिएगा, अग्नि के 5 संस्करण है और छठवां प्रस्तावित है। अग्नि के 5 संस्करण है
पृथ्वी के 3 संस्करण हैं, अग्नि के 5 संस्करण हैं। ये याद रखिएगा, संस्करण पूछ सकता है कि अग्नि के 5 संस्करण होंगे, पृथ्वी के 3 संस्करण होंगे और अग्नि का 6वां जो संस्करण है वो प्रस्तावित है। ठीक है। अब लेटेस्ट क्या है, रुद्रम प्रथम भारत एंटी रेडिएशन मिसाइल का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन प्री में देखने को 100% मिल सकते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन पिछले पेपर में ही पूछा था कि वयोमित्र का निर्माण किसने किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट है उनको आपको बढ़िया से याद करने हैं। तो रुद्रम प्रथम जो मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और अब बात करते हैं नाग की। नाग एक टैंक रोधी या एंटी टैंक मिसाइल है। अब नाग क्या है, एक टैंक रोधी या एंटी टैंक मिसाइल है। टैंक को हम कैसे याद कर सकते हैं, अब जनरली आपके घर में जो टैंक होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, फिगर मेरे से सही नहीं बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा। तो जनरली हमारे घर में जो टैंक होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो याद करिए, जब आप नाग को देखते हैं, जब आप सपेरा जो होता है वो नाग लेकर आता है, तो वो भी कुछ प्रकार से इस प्रकार से एक पोटली में लेकर आता है, यानी एक डब्बा होता है उसमें लेकर आता है, और डब्बे का शेप कैसा होता है, टैंक जैसा होता है। तो नाग से हम याद रखेंगे ये एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, इतना याद हो गया। सफल परीक्षण इसका 1990 में किया गया था। वह इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका नया संस्करण हेलिना और ध्रुवस्त्र है। तो नाग का जो लेटेस्ट वर्जन है वो हेलिना और ध्रुवस्त्र है। इसका उपनाम दागो और भूल जाओ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दागो और भूल जाओ कौन सी मिसाइल का आपको विशेषता देखने को मिलेगी। तो नाग जो है वो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हमें याद कैसे रहेगा, मेन मुद्दा ये है कि हमें चीजों को याद कैसे रखना है। मुद्दा को हम सॉल्व करेंगे कैसे, कि हमें बताइए आप, नाग क्या करता है, नाग क्या करता है, वो काटता है और भाग जाता है। उसको याद रखता है, वो याद नहीं रखता कि मैंने किसको किसको काटा। तो उसी तरह हम याद रखेंगे जो नाग है एंटी टैंक रोधी मिसाइल है, यानी टैंक रोधी या एंटी टैंक मिसाइल है, वो क्या करती है, काटती है और भूल जाती है। यानी नाग क्या करता है, काटता है और भूल जाता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, दागो और भूल जाओ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आकाश की। आकाश की बात करें, ये सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। ये हो गई हमारी सतह पृथ्वी की, और ये हो गई हमारी आकाश। ठीक है, हमारी सतह से हवा पर मार करने वाली जो मिसाइल है उसका नाम है आकाश। यह पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्ररोधक में रैम जेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। अब ये बात याद रखने वाली बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यह पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्ररोधक में रैम जेट सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है बहुत आसान तरीके से यहाँ से कि ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसके प्रक्षेपण में या जिसके प्ररोधक में रैम जेट सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है। तो आपका आंसर होना चाहिए आकाश। त्रिशूल की बात करते हैं। त्रिशूल सतह से हवा पर मार करेगी। त्रिशूल क्या होता है, त्रिशूल भी जितनी भी मार करने वाली है ना, ये त्रिशूल क्या करेगी, सतह से हवा पर मार करेगी। ठीक है, सतह से हवा पर मार करने वाली है। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर तक दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को समाप्त कर सकता है। तो ये क्या कर सकती है, ये किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन को समाप्त कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत व रूस की संयुक्त परियोजना के तहत। ब्रह्मोस अब याद क्यों रखना है, क्योंकि ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। इसका नामकरण ब्रह्मपुत्र नदी भारत एवं मास्कोवा नदी रूस के दोनों के संगम से हमने इसको ब्रह्मोस बनाया है। तो ब्रह्मोस हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है और इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर किया गया है। यह मध्यम दूरी वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से, लेकिन नवीन संस्करण 450 से 500 किलोमीटर है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली है और यह दागो और भूल जाओ की पद्धति वाली मिसाइल है। तो दागो और भूल जाओ पद्धति वाली मिसाइल हमें दो देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी हमारी कौन सी, नाग मिलेगी, और दूसरी मिलेगी ब्रह्मोस। ठीक है, इसका सफल परीक्षण 2001 में किया गया था। तो इसका सफल परीक्षण भी हमें याद रखना है कि इसका सफल परीक्षण 2001 में किया गया था।
सौर्य मिसाइल, यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 750 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। यह नाभिकीय एवं परंपरागत दोनों हथियारों को लेके जा सकती है। ठीक है। अग्नि 6, मैंने आपको बताया अग्नि के 5 संस्करण है और अग्नि 6 अभी बन रही है। तो यह अंतर महाद्वीपीय प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि अग्नि जो सीरीज की जो मिसाइलें हैं वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ठीक है। और ब्रह्मोस जो सीरीज है वो क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस किस प्रकार की है? क्रूज मिसाइल है। यह सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। तो जो अग्नि 6 जो रहेगी, मैंने आपको बताया था एंटी रेडिएशन वाली होगी, तो ये सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। ब्रह्मोस 2 ये भारत और रूस के बीच समझौते के तहत प्रस्तावित, ये आपको मैंने बता दिया है। ब्रह्मोस का जो है वो भारत और रूस के बीच ही होगा। ठीक है। तो आपको ब्रह्मोस से याद रखना है भारत और रूस। निर्भय मिसाइल, यह एक भारत के द्वारा निर्मित सुपरसोनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय मिसाइल सिर्फ जमीन से जमीन पर ही मार्क कर सकती है। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने किया है। तो निर्भय मिसाइल की जो निर्माण है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। सागरिका की बात करते हैं। यह साइबर सोनियन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण 2008 में समुद्र के भीतर किया गया था। तो इसका पहला परीक्षण क्या है? सागरिका से हमें याद रखना, स से सागरिका, स से सागर। तो इसका पहला ये समुद्र वाली मिसाइल है, साइबेरियन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका पहला परीक्षण 2008 में किया गया था। यह मिसाइल परंपरागत और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। भारत 5वां ऐसा देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। अब बात करते हैं धनुष। यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। धनुष कैसी है? सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। यह पृथ्वी 2 का नौसैनिक संस्करण है। यह पृथ्वी 2 का नौसैनिक संस्करण है। ठीक है। पृथ्वी 2 का मैंने आपको बताया था, सबसे पहले थल है, फिर क्या है? हमारी वायुसेना है और फिर नौसेना है। तो पृथ्वी 2 का नौसैनिक संस्करण, हमें क्या कहेंगे? इसको धनुष कहेंगे। ठीक है। प्रद्युम्न की बात करते हैं। दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र से को हवा से बहुत कम ही दूरी पर मार गिराने में सक्षम है और यह स्वदेशी निर्मित है। याद रखिएगा, ये स्वदेशी निर्मित है। पिनाका याद रखने की आपको जरूरत है क्योंकि इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा जमीन से जमीन पर मार सकने के लिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली है। पिनाका का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें सफल प्रयोग किया गया था 1999 में। भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, पिनाका। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर आपको मिलेगी देखने को। काली, सबसे पहले तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना होगा कि काली किलो एम्पायर लीनियर है। यह बराक और डीआरडीओ के संयुक्त रूप से बनाई गई है। शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिससे माइक्रोवेव उत्सर्जित होती हैं। यह विमानों एवं पृष्ठपोतों को लक्षित करने और उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करने में, ध्वस्त करने में सक्षम है। तो काली बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। काली की बात करें, काली किलो एम्पायर लीनियर है, बराक और डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई है। और पिनाका की बात करेंगे तो सिर्फ यह डीआरडीओ द्वारा बनाई गई। याद रखिए, डिफरेंस आपको याद करते चलना है क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं तो डिफरेंस आपको याद रहेंगे तो ही आपको चीजें बन पाएंगी। प्रहार की बात करते हैं। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी कौन बनाया है? डीआरडीओ ही बनाई है। तो रक्षा अनुसंधान में डीआरडीओ का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डीआरडीओ जब भी रक्षा अनुसंधान की बात होती है, रक्षा प्रौद्योगिकी की बात होती है, तो हमें डीआरडीओ को पढ़ना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं टैंक की। आपकी स्क्रीन पर टैंक आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से काम करता है। तो भारत में इन टैंकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है रक्षा प्रौद्योगिकी को और ज्यादा आधुनिक और नवीन तरीके से विकसित करने में। अर्जुन टैंक यह स्वदेशी तकनीकों पर आधारित डीआरडीओ द्वारा विकसित युद्ध टैंक है।
अर्जुन की बात करते हैं तो अर्जुन को हमारे ही भारत में डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। अर्जुन को भारत में डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसकी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और यह रात में भी कार्य करता है। जवानों को जहरीली गैसों और विकिरण से प्रभाव से बचाता है। भीष्म टैंक, भारत ने इसे रूस से खरीदा है। याद रखिएगा जरूर, इसका नाम भीष्म है, भारतीय नाम है, लेकिन इसको भारत ने रूस से खरीदा है, किंतु वर्तमान में भारत के पास इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। जमीन पर बिछाई गई बारूदी सुरंग की रक्षा करता है। ये 4 किलोमीटर के दायरे पर पुष्पा दाग कर सकता है। अजय टैंक, यह भारतीय सेना में शामिल किया गया था 1979 में। इसे भारतीय सेना में 1979 में शामिल किया गया है। वज्र टैंक, इसका पूरा नाम K9 वज्र टैंक है। याद रखिएगा, K9 वज्र टैंक है। सूरत के हजीरा में L&T कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। 2021 में मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण जारी है। ठीक है, वज्र टैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना में, जो हमारी वायुसेना है उसमें रक्षा में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से हमें विमान हैं जो रक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। भारत के प्रमुख लड़ाकू विमान की बात करें, वर्तमान में भारत 3G 4G तकनीकी आधारित लड़ाकू विमान का उपयोग कर रहा है। रूस के साथ मिलकर वो 5G तकनीकी के लड़ाकू विमान का निर्माण करने वाला है। तो जो जैसे जिस प्रकार से हमारी फोन में जनरेशन आ रही है 2G 3G 4G 5G, इसी प्रकार से हमारी विमान में रक्षा क्षेत्र में देखिए तो जो वायुसेना की रक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो 2G और 3G और 4G तकनीकी का यूज हो रहा है। लेकिन भारत रूस के साथ मिलकर, यानी रूस के साथ फ्रेंडशिप करके 5G तकनीकी को जो लड़ाकू विमान है, 5G तकनीकी के लड़ाकू विमान है, उनको विकसित करने का निर्माण कर रहा है। भारत के प्रमुख लड़ाकू विमान की बात करें, देसी है तेजस, विदेशी है मिराज, मिग, जैगवार, राफेल और सुखोई। ठीक है, तेजस की बात करते हैं क्योंकि यह स्वदेशी निर्मित है, तो यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। डीआरडीओ और हॉल द्वारा विकसित है, तो डीआरडीओ और हॉल द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सिंगल इंजन और सिंगल सीट है। यह सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। तो हमें तेजस के बारे में इतनी चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तेजस हमारा स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, डीआरडीओ और हॉल ने संयुक्त रूप से इसको बनाया है, इसलिए तेजस हमें याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, तेजस आपको याद रखना है कि हमारे भारत में बना तेजस है स्वदेशी निर्मित, बाकी आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेंगे मैं आपको बताती हूँ, जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। मिराज, मिग और जैगवार, राफेल, सुखोई, आपको बताना है इसमें से विदेशी जैसे आपको लिस्ट दे दी पूरी, तेजस दे दिया, मिराज दे दिया, मिग दे दिया, जैगवार दे दिया, राफेल दे दिया, सुखोई दे दिया। अब आपको इसमें से बताना होगा कि स्वदेशी निर्मित कौन सी लड़ाकू विमान है। तो अब आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि आपको तो लिस्ट याद ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि विदेशी कौन से, स्वदेशी कौन से हैं, विदेशी कौन से हैं, ये आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद होने चाहिए, क्लियरली याद होने चाहिए। बात करते हैं ध्रुव की बात करें। और जब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की, इनका बड़ा अहम योगदान रहता है। जब भी रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, कोई भी सामान यहाँ से वहाँ लेकर जाना है, जब भी इमरजेंसी होती है, आपातकाल जैसी घटनाएं होती हैं, या कोई इमरजेंसी जिस कहीं पर युद्ध हो रहा है, तो हमारे हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो इसमें भी आपकी आएंगे 2 लिस्ट आपको बुक में मिलेंगे स्वदेशी और विदेशी। स्वदेशी आपको याद रखना है। स्वदेशी कैसे याद रहेंगे हेलीकॉप्टर के, क्योंकि आपको हर नाम आपके भारत से मिलता हुआ दिखेगा, चीता, चेतक, ध्रुव और रुद्र। विदेशी की बात करते हैं, अपाचे, चिनूक, Mi-25 और इल्सन, ये आपको विदेशी मिलेंगे। ठीक है, ध्रुव की बात करते हैं सबसे पहले, यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुव का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है, डीआरडीओ, इसरो, हॉल, बेल, ऐसा आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद होना चाहिए डीआरडीओ द्वारा, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो भी मिसाइलें होती हैं, युद्ध टैंक होते हैं, या फिर
हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, तो अक्सर इनका निर्माण डीआरडीओ ही करेगा या तो किसी संगठन के साथ मिलकर करेगा। तो याद रखिएगा, आप इसरो ये सब मत लगाइएगा, डीआरडीओ या फिर किसी संगठन को अगर मिलके कर रहा है तो उसका अच्छे से क्लियरिफाई करके उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद आप उसको याद कर लीजिएगा। ध्रुव का निर्माण होता है डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। कई देशों को बचाने के लिए इसका उत्पादित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं चीता की। चीता फ्रांस व हॉल के साथ निर्मित हेलीकॉप्टर है। चीता और चेतक भारत के काफी पुराने हेलीकॉप्टर हैं। चीता और चेतक हमारे काफी ज्यादा पुराने हेलीकॉप्टर हैं। और चीता की बात करें तो ये फ्रांस और हॉल के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है। अपाचे, यह यूएसए की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित है। अपाचे आपको याद रखना है, जितने भी विदेशी ना इनके निर्माण भी आपको याद रखने हैं। तो अपाचे यह यूएस की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका नामकरण यूएसए की अपाचे जनजाति पर किया गया है। अब यूएसए में एक अपाचे जनजाति है और उसी के नामकरण पर इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। तो अपाचे यूएसए की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका नामकरण यूएसए की अपाचे जनजाति के नाम पर किया गया है। चिनूक, यह अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित है अत्याधुनिक मालवाहक हेलीकॉप्टर है। इसका नामकरण उत्तर अमेरिका की चिनूक स्थानीय नामक गर्म हवाओं पर किया गया है। तो दो हमारे उत्तर अमेरिका के हैं, एक है हमारा अपाचे और एक है चिनूक। अपाचे जो है वो है जनजाति के नाम पर और जो चिनूक है वो स्थानीय हवा के नाम पर है। याद हो गया आपको। MI-25, यह रूस से खरीदा हुआ भारत का सबसे अधिक सेवा देने वाला हेलीकॉप्टर है। MI-25, जिसे MiG-25 भी कहते हैं, यह रूस से खरीदा हुआ भारत में सबसे अधिक सेवा देने वाला अत्याधुनिक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। इल्सन, ये 2003 में रूस से खरीदा गया था। ये 2003 में इल्सन को 2003 में रूस से खरीदा गया था। यह अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। इल्सन की जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि आप इसकी चर्चाओं अक्सर न्यूज़ में सुन सकते हैं। तो इल्सन 2003 में रूस से खरीदा गया था और यह अपनी किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब ड्रोन की बात करते हैं। मानव रहित ड्रोन, रिमोट से संचालित होने वाले एक हवाई जहाज जिसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों की पड़ताल करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम ड्रोन कहते हैं। ड्रोन के अंदर दुश्मन के इलाकों की पड़ताल करने के लिए कैमरे, अत्याधुनिक सेंसर और कई अन्य तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह 20 से 24 घंटे तक 300 फीट तक की ऊंचाई तक निरंतर सेवा दे सकता है। भारत के ड्रोन स्वदेशी और विदेशी की बात करेंगे। स्वदेशी में हमारा आता है रुस्तम, नेत्र, निशांत और लक्ष्य। विदेशी में आता है हैरान और हैरोप। स्वदेशी में आता है रुस्तम, नेत्र और निशांत, और विदेशी में आएगा हैरान, हैरोप। रुस्तम की बात करते हैं। यह एक मध्यम ऊंचाई वाला मानव रहित लड़ाकू हवाई यान है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो रुस्तम का जो निर्माण हुआ है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। यह भारत की तीनों सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2016 में इसका सफल परीक्षण कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेत्र की बात करते हैं। 2017 में डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है नेत्र। ठीक है, नेत्र क्या है? नेत्र है ड्रोन। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको नाम दे देगा कि तेजस, अपाचे, या फिर ऐसा पूछ सकता है अपाचे, चिनूक, MI-25, इल्सन, ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, लड़ाकू विमान है या टैंक है? तो आपको इस पे भी काम करना है, ऐसी चीजों को भी स्पेसिफाई करके और अलग अलग लिखकर याद करना है। ठीक है, नेत्र की बात करते हैं। 2017 में डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेत्र को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है 2017 में। निशांत की बात करते हैं। यह विदेशी तकनीकी पर आधारित पायलट रहित प्रशिक्षण
प्रशिक्षण विमान है। ये जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये थे हमारे भारत के ड्रोन। आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो हमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसलिए सपोर्ट करने के लिए आप हमें सिर्फ छोटी सी हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए और यूनिट 7 MPPSC की यूनिट 7 को कंप्लीट करिए हमारे साथ। हर दिन आपको एक चैप्टर, यानी मुश्किल से आपको, अगर आप एक दिन इस यूट्यूब पर आप एक दिन घंटा देते हैं इस चैप्टर के लिए, तो आपके एक हफ्ते में ये चैप्टर यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी। लक्ष्य की बात करते हैं। यह DRDO द्वारा विकसित पायलट रहित विमान है। जमीन से वायु तथा वायु से मार करने वाला प्रक्षेपात तथा तोपों को निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण हेतु एक लक्ष्य रूप में निर्धारित किया गया है। हेरॉन, यह भारत और चीन की सीमा पर निगरानी के लिए हेरॉन नामक खास ड्रोन तैयार किया गया है। इसका निर्माण इजराइल ने किया है। हेरॉन याद रखना है, क्योंकि इसका निर्माण इजराइल ने किया है, इसलिए हमें हेरॉन को अच्छे से याद रखना है। हेरॉन भारत और चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए खास तौर पे तैयार किया गया है। और निर्माण किया किसने है? निर्माण किया है किसने? इजराइल ने किया है। हेरो, यह एक मानव रहित युद्धक ड्रोन है जिसका निर्माण इजराइल ने किया है। इसे युद्ध क्षेत्रों में ऊपर मंडराने की जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए बनाया गया है। अब हेरॉन और हेरोप आपके दोनों किसने बनाए हैं? इजराइल ने बनाए हैं। हेरॉन और हेरो आपके किसने बनाए हैं? इजराइल ने बनाए हैं। नौसैनिक रक्षा तकनीकी की हम बात करें तो इसमें आता है हमारे विमान वाहक पोत और पनडुब्बियां। विमान वाहक पोत, इन पर लड़ाकू विमान भेजे और उतारे जाते हैं। पनडुब्बियां क्या करती हैं? यह जल के अंदर होती हैं, जिससे दुश्मन के रडार का पता चलता है और वो वहीं पर उसको नष्ट करती हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले INS विक्रांत की। तो याद रखिएगा, जितने भी हमारे विमान वाहक पोत हैं उनके सबसे पहले नाम के पहले INS लगा रहेगा। ठीक है, तो INS विक्रांत यह भारत का सबसे पहला विमान वाहक पोत है। इसे ब्रिटेन से खरीदा गया था। 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी इसे रिटायर कर दिया गया। अब कोई चीज रिटायर कब होती है? यानी जब वो बहुत दिनों से अपनी सेवा दे रही थी और अब वह सेवा देने लायक अंतिम स्थिति पे नहीं बची है, तब हम उसे रिटायर या उसे सेवा से मुक्त कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारी INS विक्रांत है। यह भारत का पहला विमान वाहक पोत था और इसे खरीदा किससे गया था? ब्रिटेन से खरीदा गया था। इसे 1997 में सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS विराट की बात करें, 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह भी ब्रिटेन से खरीदा गया है। 2017 में इसकी सेवा जो है वो समाप्त हो गई। INS विक्रमादित्य 16 नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। रूस से उपहार रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे एडमिरल गोरसागो के नाम से रूस से में जाना जाता है। तो जो INS विक्रमादित्य है, इसे रूस से खरीदा गया है। ठीक है, रूस ने भारत को गिफ्ट दिया था और रूस में इस विक्रमादित्य यानी INS विक्रमादित्य को एडमिरल गोरसगो के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एडमिरल गोरसगो के नाम से जानते हैं। INS रंजीत USA के सहयोग से, अब ये कौन सा है? USA के सहयोग से। INS रंजीत USA के सहयोग से निर्मित INS रंजीत को 1983 में सेना में शामिल किया गया और यह 2019 में सेवानिवृत्त हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा INS रंजीत से बन सकता है, क्योंकि अभी ये हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ है। तो INS रंजीत से हमारा क्वेश्चन बनेगा कि इसे किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? तो इसे निर्मित किया गया है रूस के सहयोग से और यह 2019 में सेवानिवृत्त होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विमान वाहक पोत। हमें कैसे याद रखना है? INS विक्रांत, INS विराट, INS विक्रमादित्य। 3 तो आपके VV के हो गए और एक R का, तो ये आपके होंगे विमान वाहक पोत। अब बात करते हैं पनडुब्बियों की। पनडुब्बी स्वदेशी और विदेशी, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों आपको याद रखने हैं, कौन सी स्वदेशी है कौन सी विदेशी है। स्वदेशी की बात करते हैं सबसे पहले। INS अरिहंत भारत द्वारा निर्मित पहली पनडुब्बी है।
भारत का पहला विमान वाहक पोत मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर। भारत की पहली पनडुब्बी के बारे में बात करें तो आईएनएस अरिहंत है। भारत की पहली जो पनडुब्बी है वो आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस कंजर, आईएनएस अरिदमन और आईएनएस कदम भट्ट ये आपकी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियां हैं। अब बात करते हैं विदेशी की। आईएनएस चक्र रूस के सहयोग से मिला है। आईएनएस सिंधु रक्षक रूस के सहयोग से। आईएनएस कलवरी फ्रांस के सहयोग से। आईएनएस शिशु मार्ग ये जर्मनी के सहयोग से। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जो आईएनएस चक्र है, अब चक्र क्या करता है आपने देखा होगा, चक्र क्या करता है पूरी जगह घूमता रहता है, ठीक है, तो वो घूमता रहता है, तो आईएनएस चक्र हमें मिलेगा रूस के सहयोग से। सिंधु रक्षक, सिंधु रक्षक दो हमारे होंगे, चक्र और सिंधु रक्षक। चक्र और सिंधु रक्षक मेरे साथ आप ऐसे बोलिए, चक्र और सिंधु रक्षक ये आईएनएस किसके साथ मिलेंगे? ये दोनों आईएनएस सिंधु रक्षक और आईएनएस चक्र और आईएनएस सिंधु रक्षक ये दोनों रूस के सहयोग से मिलेंगे। कलवरी जो है वो फ्रांस के सहयोग से आपको मिलेगी और शिशुमार आपको जर्मनी के सहयोग से मिलेगा। शिशुमार, अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसका सीधा सा आपको ट्रिक मैं बताऊं, जो शिशु होते हैं वो जमीन पर चलते हैं ना, वो जमीन पर ऐसे हाथ पैरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, शिशु क्या करते हैं, जमीन पर चलते हैं, तो हम इसे जर्मनी से याद कर सकते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी ये याद रखिएगा, यह डीजल से चलती है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी किससे चलती है? डीजल से चलती है तथा पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ेंगी? पानी में ही छोड़ती हैं। इसके 5 आपको याद रखना है। कौन सा? कलवरी, खांडेरी, बेला, वागीर और करज। कैसे याद रखेंगे? कलवरी, खांडेरी, बेला, वागीर और करज, ये आपको याद रखना है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। अब बात करते हैं युविका इसरो। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चों, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको युवा वैज्ञानिकों का दर्जा किया जा रहा है, यानी उनको दे रहे हैं। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास ब्रिटेन के साथ फरवरी 2020 में किया गया था। अजय वॉरियर जो है वो किसके साथ किया गया है? वह किया गया है ब्रिटेन के साथ। तो ये थी आपकी पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स के बारे में हम बात करें तो सवाल देखेंगे, स्मार्ट एंटी एंड एयरफील्ड हथियार एक प्रिसाइज हथियार है जिसे एयरक्राफ्ट से दागा जाता है। मार्स, यह फाइल ऑटोमेशन रोबोट सिस्टम है। ठीक है, मार्स क्या है? ये फाइल ऑटोमस रोबोट सिस्टम है। भूमि की खानों एवं विस्फोटों का उपकरणों को संभालने के लिए स्मार्टफोन है। हेलिना व नाग टैंक रोधी, हेलिना और नाग टैंक रोधी मिसाइलें हैं। तो मैंने आपको बताया था हेलिना और नाग टैंक रोधी मिसाइलें हैं। टॉप अटैक मोड मिसाइल, ये क्या होता है? टॉप अटैक मोड मिसाइल अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर नीचे मुड़कर लक्ष्य को भेजती हैं। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर ऐसे गई सीधा और फिर ऐसे नीचे आके अपने लक्ष्य को भेजती हैं। इसे टॉप अटैक क्या बोलते हैं? इसे टॉप अटैक मोड मिसाइल कहते हैं। डायरेक्ट हिट मोड, कम ऊंचाई पर जाकर सीधे लक्ष्य को भेजती है। जैसा ये कम ऊंचाई पर गई और सीधा अपने लक्ष्य को भेजी, इसे डायरेक्ट हिट मोड मिसाइल कहा जाता है। टारपीडो, टारपीडो क्या होते हैं? पनडुब्बी से चलने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी से चलने वाली जो मिसाइलें होती हैं उनको पनडुब्बी से जो मिसाइलें होती हैं उनको नष्ट करने के लिए इस टारपीडो का उपयोग करते हैं। रक्षा अनुसंधान या विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग 1980 में इसकी स्थापना की गई है। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग 1980। प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 फ्रांस के साथ मिलकर देश में पनडुब्बियों का विकास किया जाना प्रोजेक्ट 75 है। प्रोजेक्ट 75 पूछ सकता है इसमें क्या किया गया, तो फ्रांस के साथ मिलकर देश में पनडुब्बियों का विकास करने के लिए हमने प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया है। भारत में परमाणु परीक्षण की बात करते हैं तो 2 आपको नाम देखने को मिलेंगे। एक है जिसे शॉर्ट कोड क्या कहते थे, जो 18 मई 1974 को हुआ था। कहाँ? पोखरण में। इसे कहते थे स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पोखरण में हुआ, जैसलमेर राजस्थान में। और इसमें ईंधन यूज जो किया गया वो प्लूटोनियम था 12 किलो टन। ठीक है, दूसरा परीक्षण हुआ 13 और
11 और 13 मई 1998। तो पहला हुआ 1974 को, ठीक है, 1974, 18 मई 1974। दूसरा होगा 11 से 13 मई 1998, पोखरण में यूरेनियम और ड्यूटेरियम का यूज यहाँ पर ईंधन के तौर पर हुआ था। इसमें प्रमुख वैज्ञानिक आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम, अनिल काकोडकर, ये मध्य प्रदेश से थे। तो इसलिए इन्हें इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी होने वाली है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा परीक्षा, अगर अनिल काकोडकर का नाम यहाँ जुड़ा है तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको ये पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति एमपी से कहीं से, किसी भी संस्था से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कार्य से जुड़ा है, तो उस कार्य के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी इस समय जो ट्रेंड, नया लेटेस्ट ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ा है तो आपको उस पूरी संस्था की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आपको डायरेक्टली इस व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था। 11 और 13 मई 1998 कहाँ हुआ था? पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। ईंधन यूज हुआ था यूरेनियम और ड्यूटेरियम। प्रमुख वैज्ञानिक थे आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। संस्थानों के बारे में जानते हैं। संस्थानों के बारे में देखते हैं। गार्डन रिच शॉप लिमिटेड, गार्डन रिच शॉप लिमिटेड, ये है कलकत्ता में। 1934 में इसकी स्थापना हुई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम बेल कहते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई 1954 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में 1954 में की गई है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डिगामा, इसका मुख्यालय जो है वास्को डिगामा में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई है। मझगांव डाक लिमिटेड, ये मुंबई में है। कहाँ है? मझगांव डाक लिमिटेड, ये है मुंबई में। 1960 में इसकी स्थापना की गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हाल कहते हैं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी कहाँ है? बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई है। डाक डायनामिक्स लिमिटेड, डाक डायनामिक्स लिमिटेड है हैदराबाद में और इसकी स्थापना 1970 में की गई है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना हैदराबाद में की गई है। कब? 1973 में। कोची शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड आपको मिलेगा कोच्चि में और इसकी स्थापना की गई है 1982 में। क्लियर हुई इतनी बातें? एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसके पास बुक है तो एक बार बुक से रिवीजन कर लीजिए। तो कैसा लगा हमारा ये पूरा सीरीज, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चैप्टर आपका रक्षा प्रौद्योगिकी का ऑलमोस्ट क्लियर है। हर जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनने वाले थे हमने उस हर टाइप को कवर किया है। अब बस आप एक बार रिवीजन वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ताकि आपका वापस से रिवीजन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। दूसरा चैप्टर आपका पर्यावरण से संबंधित होगा। परीक्षा धाम जो बुक है, हम उसके हर चैप्टर यानी लगभग आपके 10 चैप्टर उस बुक में दिए हुए हैं। 10 चैप्टर 10 वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नया है, हमें आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए, बाकी चीज़ों का रिवीजन करिए, लगातार पढ़ते रहिए। समय बहुत कम है, 19 जून में को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो फटाफट पढ़िए, रिवीजन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।